पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिली हुई हैं। उन्होंने साफ किया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब का कोई नुकसान नहीं किया है, पंजाब के लोग सब समझते हैं। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल गए, कांग्रेस और सभी पार्टियां आपस में मिल गई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर आरोप, मेरे पर आरोप। हमने तो कोई पंजाब का नुकसान नहीं किया, तो लोगों को सब पता है। समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप सिंह ने दावा किया कि सूबे में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तेज प्रताप ने इटावा के जसवंत नगर में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बदलाव के लिए इस बार वोट देना चाह रही है और बड़े पैमाने पे सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। पहले दो फेजेस में अच्छी लीड पार्टी को मिली, अब जो फेज है थर्ड फोर्थ में वो तो पहले से मजबूत पार्टी थी और बहुत मजबूत होकर आएगी। करल का कंपटीशन कैसे देख रहे हैं आप? बड़े मार्जिन से करल में हम लोग जीत के जाएंगे। चलो, उन्होंने बोला है कि मुलायम सिंह जी ने नाम नहीं लिया और वो चाहते हैं एसपी सिंह बघेल को चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया है। देखिए, बीजेपी आलतू फालतू बातें कर रही, मुद्दा कोई है नहीं। जो वादे किए 17 में उनको जनता के बीच में लेके नहीं आ पाए, लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कहीं जनता इनकी बातों में तो आने वाली नहीं। तो देखिए, आज जनता जनार्दन तय करने वाली है कि तीसरे चरण यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है, जहां पे आपको बता दें कि पिछले 4917 में अगर देखें तो बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था और यादव बहुल इलाकों होने के बावजूद भी बीजेपी ने यहां पर 59 सीटों में से 49 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी आपको बता दें कि 117 सीटों पर एक ही चरण में एक साथ मतदान होने जा रहा है और यहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। रण में आपको बता दें कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, बसपा, आम आदमी पार्टी सब हैं और सबने पूरी तरह से अपनी जोर आजमाइश की है और देखना होगा किसकी किस्मत अब जनता जनार्दन पार लगाने वाली है। या यूं कह लीजिए कि पंजाब के सिरमौर कहा जाता है कि पंजाब का जो सिरमौर है किसके सिर पर सजने वाला है, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, लीडरान, खास तौर पर जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं, उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। करहल सीट की बात की जाए, मैनपुरी जिले की करहल सीट का जिक्र करें तो पहली बार अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके पिताजी नेताजी खुद बकायदा उनके पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए उतर गए थे और अब देखना दिलचस्प होगा कि करहल सीट पर क्या वाकई अपना करिश्मा अखिलेश यादव दिखा पाते हैं। जो ताल ठोकी है कि वाकई यहां पर जीत दर्ज हो पाएगी, सियासी आधार को हासिल करने में क्या समाजवादी पार्टी यहां पर कामयाब हो पाती है, बड़े सवाल है। चलिए, हमारे साथ अच्छा खासा पैनल भी जुड़ चुका है। सवालों के सीटें बीजेपी ने 2017 में अपने नाम कर ली थी, लेकिन क्या आपको लगता है एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और बीजेपी अपनी इन सीटों पर फिर से पैंठ बनाने में कामयाब होगी? कंचन जी, लगता नहीं, हमें पूरा भरोसा है और पूरे दावे के साथ हम ये इतिहास दोहराएंगे जो 17 में हुआ था और 10 मार्च को योगी जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। जगदीश जी, शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे, आपसे भी यही सवाल है, क्या लग रहा है आपको? पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ तो कहते हुए नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला बीजेपी का जो है ना वो समाजवादी पार्टी से तो फिर भी है, लेकिन कांग्रेस तो कहीं पर भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने से भी देख सकते हैं, देख रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जमीन पे जनता के साथ खड़ी है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में देखना प्रियंका गांधी सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी बनकर उभरेगी। अच्छा, चलिए, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और नीलेश जी, आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई नजर आ भी रही है और हमने देखा इस बार सभी जहां भी चुनावी राज्य हैं वहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। सीधा सवाल आपसे भी यही है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की पोजीशन यूपी में?
आम आदमी पार्टी तो अभी अभी उभरी हुई पार्टी है। हाँ। इसके लिए तो समझिए कि एक एक वोट, एक एक परसेंटेज का वोट और एक एक वोट और एक एक बढ़ोतरी हुई संख्या, वो सब इसका आधार है। तो हमारे लिए तो देखिए, हम तो एक पॉजिटिव कैंपेनिंग के साथ, पॉजिटिव सकारात्मक बातों के साथ, सकारात्मक मुद्दों के साथ हम चुनाव के मैदान में आते हैं, चुनाव की बातें रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने अपने वोटरों से अपनी बात रखते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ा एक सरप्राइज होगा देश की जनता के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और तमाम लोगों के लिए, कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी और देश स्तर पे, पूरे देश स्तर पे एक बहुत अच्छा विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी लोगों के बीच आएगी। तो विकल्प के तौर पर एक अच्छा विकल्प, मतलब अब कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अलावा एक अच्छा ऑप्शन अब मिल चुका है आम आदमी पार्टी के तौर पर, ये आप कहना चाह रहे हैं। जनता विश्वास करती हुई नजर आएगी। देखते हैं यहाँ, क्योंकि सवाल बड़े खड़े होंगे। मैं आप सबके पास आऊंगी, बहुत बड़ा समय हमारे पास, लंबा समय हमारे पास बातचीत को लेकर के। आरबीआई उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी और आपसे भी यही सवाल रहेगा। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो नब्ज है उनको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जनता के से सवाल पूछकर उनसे आंसर लेकर टटोलने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा वाला राज्य है, क्या लग रहा है ये जो 59 सीटें हैं, किसके पक्ष में, किसके विपक्ष में? देखिए, अभी ये कह देना जल्दबाजी है। जनता जनार्दन का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है और उसका जो फैसला है वो सर्वमान्य होता है। स्थितियों परिस्थितियों का आकलन हम करते हैं। 2017 में जो स्थितियां थी वो 2022 में नहीं है, बहुत कुछ बदला है। किसान से लेके, मजदूर से लेके और राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है। इलेक्शन हुआ, देखिए इलेक्शन में जनता उम्मीद करती है कि जनता के मुद्दे की बात हो, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसके जीवन स्तर को उठा सकें, उन पर कहीं पॉलिटिकल पार्टियां अपना रोड मैप दें। लेकिन मैं देख रहा हूं पूरे इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह निकल कर आगे नहीं आई कि हम ये गरीबी इस तरह दूर कर देंगे, रोजगार इस तरह दे देंगे, किसान की आमदनी दुगनी इस तरह कर देंगे। फ्री का तो सबने कह दिया, कोई कह रहा है मैं घी दे दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं तेल दे दूंगा, एक कह रहा है मैं चीनी दे दूंगा, बाबा बस वोट कर दे और मेरी सरकार बना दे। कोई मुद्दों से मतलब नहीं है। मैं कहता हूं उसको रोजगार होगा, उसकी जेब में पैसा होगा तो वो घी भी खरीद लेगा, वो तेल भी खरीद लेगा, वो अपने बच्चे पढ़ा लेगा, अपना इलाज करा लेगा। लेकिन रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है, कह सब रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, सबने रोजगार दिया भाई, तो इतनी बेरोजगारी कैसे बढ़ गई है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो आंकड़े झूठे हैं, कहीं ना कहीं तो घालमेल है। तो ये विडंबना है इस देश की। चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी कह रहे झोल दिखाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात की जा रही है, धरातल पर अगर देखें तो स्थिति कुछ अलग ही नजर आती है। और जैसे कि आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि 2017 के मुकाबले 2022 में जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। जनता अब मुद्दों में अगर बात की जाए तो रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बात का जिक्र करती हुई नजर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कई पद खाली पड़े हैं, रिक्त है, लेकिन उनको भरा नहीं गया है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, रोजगार बीजेपी देने में नाकामयाब रही है। प्रदीप जी देखिए, अगर सुरक्षा नहीं तो विकास कैसे होगा? तो हमारी पार्टी का सबसे मुख्य जो है मुद्दा हमेशा से रहा है कि सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा। अब जहां तक रोजगार की बात है तो केवल सरकारी नौकरियों को ही अगर आप रोजगार में गिना जाए तो वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन पिछले 30-40 सालों में उस कंपैरिजन करें और बीते 5 सालों का कंपैरिजन करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी सारी उत्तर प्रदेश में कंपनियों ने नए अपने उपक्रम खोले हैं और नए इन्वेस्टमेंट आए हैं। और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कंपनियों ने अपना बड़ा निवेश यहाँ पे किया है। समय लगता है, कंपनी खड़ी होती है, रोजगार सृजित होते हैं, रोजगार सृजित होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बात हमारी, जो मेन मुद्दा हमारा रहा है वो है सुरक्षा का। अगर सुरक्षित नहीं है समाज, सुरक्षित नहीं है जनता, सुरक्षित नहीं है बच्चे, तो बाकी सारी बातें तो बाद में आती है ना। सबसे पहला सुरक्षा का मुद्दा है। तो हमने इन दो मुद्दों पे सबसे बेसिक काम किया है कि सुरक्षित रहेगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा और तभी रोजगार बढ़ेगा। आप 5 सालों का आंकड़ा देख लीजिए और बीते उसके 30 साल पीछे का आंकड़ा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और उस प्रत्यारोप के प्रत्यारोप चलते रहते हैं।
जैसे अभी तक पूरे ब्रह्मांड में किसी को जो है ना आतंकवाद का टेस्ट नहीं पता था, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने उसको स्वीट बना दिया है ना। धर्म का तो आज तक पता नहीं लगा, लेकिन हाँ टेस्ट जरूर पता लग गया है। तो फिर से जो है ना विश्व में यू टर्न के अलावा केजरीवाल जी ने एक नया जो है आविष्कार कर दिया है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीति है ये। लेकिन अगर मूल पे आए और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां से जनसंख्या सबसे ज्यादा पलायन करती थी। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, आप कहीं चले जाइए, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कामगार हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन सर, कैराना के पलायन का मुद्दा या बुंदेलखंड नहीं, वो सुरक्षा कैराना पे आता है, सुरक्षा का। और बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, क्या वो सारे लोग बाहर के आके काम करेंगे? भाई मूल जो लोकल जनता है सबसे पहले वो बेनिफिट होगी। तो कैराना और इसका तो देखिए ये सिंपल सा है, बुंदेलखंड का मामला इसके पहले किन सरकारों ने उठाया था और कितना काम किया था? नहीं, चलिए हकीकत से आप पाला भी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है। अगर हम अगर रोजगार आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, जो है कंपनी आएंगी, तो वो उसके प्रति काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम बैठे तो नहीं हुए ना। अगर आप कहें कि इन्वेस्टमेंट ना आने पे भी जो है कुछ होता है, तो में सब कुछ तो सही है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षित राज्य बनाया गया है योगी आदित्यनाथ के राज में। रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, निवेश हो रहा है, बड़े बड़े उत्थान खड़े किए जा रहे हैं, तो रोजगार तो सृजन होगा। तो फिर परेशानी कहाँ? मेरे भाई प्रदीप जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बहनों भाइयों सरकार में लाइयो और 2 करोड़ नौकरी ले जाइयो। ले जाने के बाद केवल सरकारी नौकरी बीच में मत बोलो प्लीज, आपके बीच में शांति से सुनता रहा, आप भी सुनने की आदत डालो। देखिए हम चाहेंगे बहुत हेल्दी डिबेट हो, मतलब कोई शोरशराबा नहीं, हमारे बहुत समय है, अच्छे से बात करेंगे। टाइम नहीं हमारे पास, मुद्दों पे बात करेंगे, प्यार से बात कीजिए, बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे। तो प्रदीप भाई ने कहा कि हमने सुरक्षा दी, रोजगार तो मैं समझता हूँ सबका छिन गया है। अब सुरक्षा दी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में सबने देखा, इन्हीं के नेताओं ने महिला अपनी बहनों के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या करा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी, उल्टे सीधे काम करे, पूरे मीडिया में चला, पूरा देश देख रहा है। अगर ये सुरक्षा है तो भाई माफ करो यार, हमें नहीं चाहिए ऐसी सुरक्षा। रोजगार खो दिया, सुरक्षा पे बात करें तो ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए। रोज अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पूरी बदमाशी उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये थोड़ी 4-5 गुंडे खत्म करने से आपने सुरक्षा कर दिया। अब जो राजनीति में गुंडे आ गए उनका तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। खतरनाक गुंडे आ गए हैं, रातों रात मरवा देते हैं, उठवा देते हैं, फंसवा देते हैं केसों में, झूठों में। तो कहीं ना कहीं देश गुमराह होगा था हमारे देश के मुखिया के हाथ जोड़ने पर आप मुखिया कान भी पकड़ लेना तो उत्तर प्रदेश के लोग इनको वोट देने वाले नहीं है। वहां पर इनका सुपड़ा साफ है, वहां ही नहीं, बंगाल से शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, हर जगह से सुपड़ा साफ है। अब इनकी सरकार कहीं आने वाली नहीं है, क्योंकि अब की इन्होंने जो अटैक कर दिया ना, वो गरीब आदमी पर, आम जनता पर, जिनको इन पर बहुत भरोसा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे, सबको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, सबको फ्री दवाई मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेंगे। मैं समझता हूं अब देश की जनता इनको पूरे देश में कहीं जिताने वाली नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि सुरक्षा के बिना पर इस बार आपको वोट जरूर मिलेगा, लेकिन अभी हम मुख्य सीटों का जिक्र करें तो हाथरस भी, इसी सीट पे भी चुनाव है, तो मामला जरूर उठा है और राष्ट्रीय स्तर पर उठा है। किस तरह से एक दलित लड़की के साथ हुआ और उसके बाद फिर हत्या का मामला, और फिर पुलिस प्रशासन, इसके अलावा व्यवस्था पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। विपक्ष पूरा लामबंद हो गया था, बीजेपी को सुरक्षा के इस मुद्दे पर काफ़ी घेरा भी गया था। तो इस पर लगातार ये कहा जा रहा था कि बेटियां असुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखें तो बाकायदा अखिलेश यादव ने तो हर महीने यहाँ पर हाथरस बेटी स्मृति दिवस मनाने के तौर पर अपना कार्यक्रम भी चला रखा है। तो क्या कहेंगे, महिलाएं सुरक्षित कहाँ दिखाई देती? पिछले दिनों जब हमने देखा था, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि रात के समय कोई भी लड़की स्कूटी पर गहना लाद करके भी निकल सकती है। और अगले ही दिन प्रयागराज में एक बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ, जो घटना सामने आई थी, उसने भी सबको हिलाकर रख दिया। कहाँ है सुरक्षा? कंचन जी देखिए, क्या है ना कि बेटी हूँ और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है ना, अपनी सरकारों को छोड़ के हर जगह लड़ सकती हूँ। मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ, कोई समाज का या राजनीति का कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर किसी तिल के ताड़ को बनाने पे तुल जाए तो वो उसका राई का पहाड़ नहीं, राई का माउंट एवरेस्ट पर बना देता है।
दूसरी बात कि आप ये इतने बड़े उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है 25 करोड़ की आबादी वाला, उतने यूरोप में उससे कई सारे छोटे देश हैं। नहीं सर, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा, बस आपको रोक रही थी कि आपने एग्जांपल सेट किया लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये आपने किस तरह से जोड़ा? मतलब क्योंकि 40% महिलाओं को वोटिंग, हमारे देश का एक राज्य है राजस्थान, वहां पे भी वही हालात हैं जो कि दूसरे अन्य राज्यों में है, लेकिन वहां पे इन मामलों को कोई बड़ा नेता आके उठाता नहीं है क्योंकि वहां पे उनकी सरकार है। केवल उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है जिसकी कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से जांच और सुरक्षा के सारे मानकों को लेकर के आगे बढ़ती है, उस पे जो है तिल का ताड़ बनाया जाता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर 25 करोड़ की आबादी को देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी बीते 5 वर्षों में जैसी सुरक्षा दी गई वैसी नहीं होती तो उस प्रतिशत में कितना ज्यादा बवाल मचता, कितना ज्यादा प्रलय आता देश की जनता के लिए। कंपैरेटिवली धीरे धीरे काम होते हैं। 40 साल 50 साल का बिगाड़ा हुआ काम 5 साल में सुधारने में समय लगेगा। और अगर मैं कहूं, एक आखिरी वाक्य बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो कितना कम हुआ है, उस पे ऑब्वियसली विपक्ष वाले कभी नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी हैं। आरबी उपाध्याय जी, सवाल यही होगा आपसे भी, राज्य में सुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब ठीक ठाक है? देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है वो पढ़ के आना चाहिए, और वो कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो सरकार ही जारी करती है। और जहां तक सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो देखिए कैसे एक तरफ अपराधी नेता होंगे, अपराधियों के हाथ में शासन प्रशासन होगा, और फिर जनता उम्मीद करती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए। तो कैसे ठीक होगा? मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के देख लीजिए, कितने अपराधी हैं, कितने अपराधियों को पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट दिया है। क्या एक भी पार्टी डिनाई कर सकती है? नहीं डिनाई कर सकती। तो देखिए, हमारे दर्शकों को भी समझना होगा और पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझना होगा कि जब तक राजनीति का अपराधीकरण रहेगा, मैं नहीं समझता हूं कि अपराध कम होगा। पुलिस भी मजबूर होती है, शासन प्रशासन घुटने टेक देता है, नेताजी को प्रणाम करता है, और नेताजी के जो भी, देखिए जब एक गुंडा बदमाश मवाली जब वो एमएलए हो जाएगा और एमपी हो जाएगा तो शासन प्रशासन तो बौना नजर आएगा, और उसके जो चेले चपाटे हैं वो भी अपराध करेंगे, पैसा लाएंगे, और राजनीति का व्यवसायीकरण भी हो गया साथ साथ। पैसा कमा के लाएंगे, पैसे देंगे, तो वो कहां से? ये कथनी और करनी का फर्क है कि मैंने सुधार दिया, वो जंगल राज था, चाहे वो अब बहुत सुशासन आ गया है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश, हर जगह वो कहते हैं। लेकिन देखिए, इसके मूल कारण एक और है, कंचन, ये मानना पड़ेगा कि देखिए जब व्यवसायीकरण होगा तो पैसा कमाएगा, अपराध करेगा। और दूसरा जो रीजन है, देखिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसने एमटेक बीटेक पढ़ लिया, एमबीए वगैरह कर लिया, उससे क्या उम्मीद करते हैं? वो मजदूरी नहीं करता है। उसकी जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो उस तरह की है, वो चोरी डकैती और ये तो सब कर लेगा बड़े आराम से, लेकिन मजदूरी नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भी तेल और पकौड़े तलिए, अब कितने नौजवानों ने उसको फॉलो किया मैं तो नहीं समझ पाया हूं, लेकिन सरसों का तेल जरूर महंगा हो गया। तो कथनी और करनी का जो फर्क है ना, वो साफ दिखता है, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां फ्री का फंडा लगा देती हैं। कोई कह रहा है मैं 2 किलो घी दे दूंगा, वो कह रहा है मैं तेल दे दूंगा। तो क्या मजाक बना दिया है। देखिए, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन पर अगर काम करेंगे आप तो ना आप तो मतलब बेसिक जो मुद्दे हैं उन पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता ज्यादा रहनी चाहिए। नहीं, हालत खराब है कंचन, में अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए, शिक्षा है, स्कूल टूटे फूटे पड़े, टीचर नहीं है, और आप कह रहे हैं हम प्रगति कर रहे हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी तो बार बार यही कह रही है कि दिल्ली का विकास मॉडल देखिए, शिक्षा का स्तर देखिए, स्वास्थ्य का स्तर देखिए आप, और यही वो मॉडल, दिल्ली मॉडल जो है वो हर स्टेट में लागू करने की बात करते हैं। चुनावी राज्यों का जिक्र करें तो पंजाब में भी यही बात रखी गई है, और यही शिगुफा नहीं कहेंगे, हो सकता है ये बातें उनकी तरफ से अगर पॉलिटिकल लेवल पर रखी गई है, हो सकता है सरकार अगर बनती भी है तो चमत्कारी रूप पर शायद ये काम करते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी। लेकिन नीलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में हमारा काम देखिए, दिल्ली का स्कूल देखिए, दिल्ली का शिक्षा का स्तर देखिए किस लेवल के हैं, हाई फाई क्लासरूम्स तैयार हो गए हैं, और यही बात यहाँ पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से लीडर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इन्हीं दिनों में हमने एक ऐसा वर्ड सुन लिया है जो कि क्या भविष्य तय करने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि
बड़ा आरोप आप ही के पार्टी के जो नेता रहे हैं कुमार विश्वास, उनकी तरफ से कहा गया कि अलगाववादियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम केजरीवाल रहे हैं और अलगाववादियों के समर्थक रहे हैं, खालिस्तानियों के समर्थक रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूर चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद सीएम केजरीवाल का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि मैं तो सॉफ्ट आतंकवादी हूं और ऐसा आतंकवादी तो कोई हो ही नहीं सकता जो स्कूल बनवाएगा, बच्चों के लिए सोचेगा, रोजगार देगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करवाएगा। आपको लगता है कि ये दोनों ही बातें आपकी पार्टी को डैमेज करने वाली हैं इस चुनाव के दौरान? मैं शुरुआत करता हूं पहले उपाध्याय जी की बात से। उपाध्याय जी हमारी नीतियों से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ताल्लुकात रखते हैं और मुझे खुशी होती है इस बात की। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो क्या है, आम आदमी पार्टी आम आदमी के हितों की कैसे एक नीति बना सकती है, कैसे उसे आगे लेके जा सकती है, उसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिल्ली में देखे जा सकते हैं जी। पिछले कुछ समय का मैं रिकॉर्ड अगर देखूं, मैं आपके सामने डाटा रखूं, तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जब से बनी हुई है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, तब से आम आदमी की इनकम बढ़ी है। आखिरकार आम आदमी की जब इनकम बढ़ती है तो लाजमी है उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी सेविंग बढ़ेगी, उसका अपनी मजबूती होगी, वो अपने तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान करेगा मैदों में, ठीक है, उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो तरह तरह की चीजें खरीदेगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को ऊपर करेगा। हर तरीके का फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं उसमें सरकार की पॉलिसियां भी मैटर करती हैं, क्योंकि अगर उसको बिजली माफ होगा तो 5,000 3,000 2,000 रुपए की बिजली की बचत होती है। अगर उसके स्कूल के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन सरकारी स्कूल मिल रहा हो, तो मुझे लगता है 3-4-5 हजार रुपये महीने के वहां बच जाते हैं। कोई आने जाने में महिला बस में खर्च करती है, अगर 1,000-1,500 वहां से बच जाते हैं। तो ये जो मेरा मानना है कि हर महीने 5 से 10 हजार रुपए उसको बचते हैं, वो क्या है, वो री इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, आएगा अपनी उसके जेब पे। वो आप ठीक है, वो आप बात सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई। मैं एक मजबूती का एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक मजबूती का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, सवाल आपके साथ मैं आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। जिस तरह के आरोप पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, उसका जवाब क्या है आपके पास? एक आदमी पिछले 7 साल से लगातार सोया हुआ, अचानक से उसे नींद से जागा और बोला अरे मीडिया को बुलाओ, वो मुझे एक बात याद आ गई। तब तक उसने एक बात उसको याद आ गई, उसने बोल दिया कि अजय ये बोलना 7 साल पहले ऐसी बात हुई थी मेरे से और मुझे मैं बताना रह गया था, आज मुझे याद आया क्योंकि वो 2 दिन बाद इलेक्शन है। अरे भाई साहब, मुझे तो लगता है FIR सबसे पहले उस आदमी को होनी चाहिए। 7 साल से इतनी गंभीर बात, इतनी गंभीर बात जो देश के खिलाफत की थी, उसे छिपा के रखा। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उस आदमी को होनी चाहिए, वो किसी का समर्थक नहीं है, वो देश का समर्थक नहीं है। अगर कोई आदमी आतंकवादी घूम रहा है और उसकी जानकारी किसी के पास थी तो असल गुनहगार वो आदमी था, उसे गिरफ्तार करा जाए और जेल में डाला जाए, पूछा जाए कि तुमने किस साजिश के तहत क्या वजह थी कि तुमने देश के साथ गद्दारी करी। चलिए, देश के साथ गद्दारी की है कुमार विश्वास ने, ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। जगदीश जी, अभी आपने सुना, पहले ये भी कहा जा रहा था कि अब बीजेपी और कांग्रेस एक हो चुकी है और एक जैसी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अभी तो आपने सुना भी कि कुमार विश्वास को अगर बोलना ही था, मुंह खोलना ही था, तो 7 साल तक चुप क्यों थे और चुनाव से महज 2 दिन पहले ही क्यों मुंह खोला? कंचन जी, सबसे पहले तो मैं नीलेश भाई की दिल्ली मॉडल पर बात करूंगा। जो दिल्ली मॉडल की बात है, इन्होंने कहा महिला को बस फ्री जी, महिला को तो बस फ्री दे दी इन्होंने, और उसका भाई, उसका पिता, उसका दोस्त, उनसे डबल पैसे ले लिए जी। हाँ, रेट बढ़ा दी, अधिक से अधिक किराया 15 रुपए है। बात तो पूरी कर लूं भाई, नहीं गलत बात मत करिए, बिल्कुल डबल आज भी अधिक से अधिक किराया 15 रुपए बस का। क्या बात कर रहे हैं? 5 रुपए था कांग्रेस पार्टी के टाइम, मिनिमम 5 रुपए, अधिक से अधिक 15 रुपए ना। सुन लीजिए, जो शिलाजी में बाद जवाब शिलाजी के जाने के बाद शिला की बनाई चीजों का संख्या बढ़ गई, लेकिन किराया नहीं बढ़ा। मैं आपको बस का रूट बढ़ गया। गलत बात करेंगे, मतलब छोटे छोटे गड्ढे 15 रुपए किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर कम कर दिए हैं। 15 रुपए बता के किलोमीटर कम कर दिए। गलत इन्फॉर्मेशन क्या डाले मेरे पास, आप जरा चेक कर लो। आप पहले आप चेक करिए, देखिए पहले सुनिए, आप गलत बात मत बोलिए। नहीं, आपने किलोमीटर छोटे कर दिए, पैसे कम बताए, आप निकालिए आप पहले सुनो। नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा भाई बात सुनो, गलत नहीं सुनोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? गलत बात नहीं सुनूंगा ना। क्या आप शिला के टाइम बोलिए कि शिला के टाइम से गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं चलेगा। आप आधार की बात कर रहे हैं, आप पहले सब लीजिए। हमारे टाइम में 5 रुपए कोई तथ्य नहीं है। अब आप
ये अफवाह फैला रहे हैं। आपका केजरीवाल कहता है ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो, आपकी पार्टी झूठ बोल रही है। केजरीवाल थर्ड पार्टी डिसीजन जनता ने आपको ठुकरा रखा है, कांग्रेस पार्टी का एडवर्टाइज मॉडल नहीं था, सारा बजट आपने मॉडल में लगा दिया। वो भी झूठ बोल रहे हैं। सर देखिए, लड़ाई करने से नितेश जी, थर्ड पार्टी लड़ाई करने से कुछ नहीं हो रहा है। जनता ने डिसाइड कर लिया किसको वोट करना है, वो उसी को वोट करेंगे। देखिए, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा सर, ऐसी बातें। अब देखिए, आपने जो बोलेंगे वो लोग भी नहीं सुन पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी बल्कि डिसीजन जरूरी है। थर्ड पार्टी डिसीजन बहुत जरूरी है। आरबी उपाध्याय जी चाहते हैं कि उनके भी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखी जाए, लेकिन मैं जरूर समझना चाहूंगी कि मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ पर सुरक्षा का मुद्दा रखा जा रहा है, व्यवसायी जो व्यापारी हैं उनके लिए भी कहा जा रहा था कि व्यापारी जो हैं वो खुश नहीं हैं। लेकिन इसी बीच में किसानों का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि किसानों की अगर बात की जाए तो आलू किसानों की जो संख्या है तकरीबन 4.5 लाख बताई जा रही है, 4.5 लाख, और ये अपने आप में एक निर्णायक भूमिका भी अदा कर सकते हैं। प्रदीप जी, बताया जा रहा है कि किसान जो हैं, गन्ना किसान की तरह आलू किसान जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देखिए, आलू को वो शुद्ध सोना मानते हैं और कहा जा रहा है कि इसका एक अपने आप में ये ओपन नहीं है, ये वोटर्स बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनका एक डिसाइडिंग फैक्टर जरूर रहेगा। तो आपको लगता है कि इनकी नाराजगी पार्टी को भुगतनी पड़ सकती है? क्योंकि कन्नौज के आसपास का काफी एरिया इनका रहता है, इस बेल्ट का। इटावा में भी है, रसई के आसपास का इलाका भी है, हाथरस का इलाका भी है, जहाँ आलू काफी बहुतायत में पैदा होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आलू मुद्दा नहीं होता। उपाध्याय जी, मैं आपसे इसका जवाब जरूर लूंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि प्रदीप जी इसके ऊपर जवाब दे दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी कंचन जी, आप ही के चैनल पे हमने एक रिपोर्ट देखी थी किसी कार्यक्रम से पहले जी, कि जो वो क्षेत्र है जो जहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता है, वहाँ से स्पेशल रैक चलाए गए ट्रेनों के, जिससे कि उसका विपणन अच्छी तरीके से हो सके। और अंत में वो सारी बातें बताने के बाद कि उसके ट्रांजिशन, उसकी लॉजिस्टिक, उसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि कोई अनकॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति जो एकदम कम पढ़ा लिखा है वो भी उस कार्य को संपादित कर सके, वो जा सके। जी उन्होंने मजाकिया लहजे में बोला कि कल बस एक ही प्रॉब्लम है कि अभी तक हम आलू से सोना नहीं निकाल पाए, जिसपे कि बाकी जो किसान भाई वहां बैठे थे उन्होंने मुस्कुराहट के साथ वो प्रोग्राम का एंड हुआ। तो ये खबर मुझे लग रहा है कि कैसे आई है, कहां से आई, मैं तो नहीं उस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन इसके पहले कितनी ट्रेनें वहां से चलती थी, उसकी लॉजिस्टिक में किसान का उत्पादन जब तक उसके निर्धारित बाजारों तक नहीं पहुंचेगा, उसका लाभ उसको कहां से मिलेगा। अब अगर इस बाधा को दूर किया गया, वो क्षेत्र जो है आलू पैदावार में देश का अग्रणी या सबसे बड़ा क्षेत्र आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसमें। अब अगर वहां से ट्रांजिशन हो रहा है, स्पेशल रैक की ट्रेनें चल रही है, देश के विभिन्न भागों में पहुंच रहा है आलू, तो ये शिकायत जो है समझ के परे है कि कैसे की जा सकती है। हो सकता है विपक्षी पार्टियों ने एक बनाया हो, भाई किसान किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकता है। आरबी उपाध्याय जी, आपकी किसान भाइयों से बातचीत हुई होगी कि आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये अपनी मुट्ठी नहीं खोलते हैं किसान भाई, बताते नहीं है, ये सिर्फ अपना वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद ही समझ में आ जाता है किसके पक्ष में रहा वोट, किसके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन निर्णायक भूमिका अदा करेंगे ये भी। तो क्या कहेंगे आप? 36 सीटों पर इसका इम्पैक्ट है इस बार। कंचन, यूपी में कहावत है ना, जाकी न फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। हाँ, तो किसान को तो बहुत रैक चला दिए, बड़ी उन्नति कर दी, किसान की आमदनी दुगनी कर दी। 2022 तक दुगनी तो हो गई और शायद 2024 तक 10 गुनी भी हो जाए। अच्छा, आंकड़ों में क्या है, कहने में क्या फर्क पड़ता है उस चीज का। रैक चला देने से समस्या का समाधान नहीं है। आलू में जो लागत आती है वो सबसे बेसिक लागत ज्यादा होती है अन्य फसलों की, लेकिन आलू के ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। गन्ना तो मुद्दा रहा। किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो गन्ना बेल्ट से आती है और एक जाट बाहुल्य इलाके में जहां गन्ना पैदा होता है वो गन्ना को मुद्दा रखते हैं। गन्ना की कीमत, गन्ना का भुगतान, हर समय आप जब देखेंगे, इतिहास उठा के देख लीजिए, गन्ना मुद्दा रहेगा। आलू कभी मुद्दा नहीं हुआ, प्याज कभी मुद्दा नहीं हुई, जबकि आलू जो अब जो इलेक्शन हो रहा है ये आलू बेल्ट है एक्चुअल में इसको कहा है। और यहाँ आलू पर देखिए गन्ना से ज्यादा लागत आती है और कोई मैकेनिज्म नहीं है। सोना निकालने वाली बात कहते हैं, बाकी में आलू से सोना निकलता है, यानी एक आलू के चिप्स बनाइए 20 रुपए में बिकेगा,
वो आलू कितने का है? आलू 50 पैसे का। बिल्कुल सर, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, और क्योंकि इस वक्त कुछ खबरें अपडेट आ रही हैं, और जहां जहां चुनाव हो रहा है खासतौर पर कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की है। आपको बता दें, एटा में ईवीएम खराब होने की यहाँ पर परेशानी बताई जा रही है। फिरोजाबाद जसराना में भी ईवीएम खराब हुई है। सचिन यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सचिन, शिकायतें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट कर दी है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर जैसे कि एटा में भी ईवीएम मशीन खराब है और काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर फिरोजाबाद जसराना में भी आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से जब मतदान शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही ईवीएम खराब होने की सूचना लगातार मिल रही थी, और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि तमाम बूथों पर ईवीएम मशीन खराब है, वहां बदला जाए। लेकिन जो तत्काल ताजा सूचना मिल रही है इसके मुताबिक अलीगंज का एक बूथ ऐसा भी है जहां पर ईवीएम खराब होने के कारण ग्रामीणों ने हंगामा किया बूथों पर जाकर, और उसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा दिया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और मैं साथ को आपको बता दूं, कई जगह एक जगह सूचना ऐसी भी आ रही है कि विधानसभा मामले का मामला है जहां एक भाजपा प्रत्याशी उन्होंने सपा बूथ एजेंट का बताते हैं बस्ता छीन लिया, उसके मोबाइल छीनिए, ये भी जानकारी मिली है। तमाम तरह की जो अपडेट आ रही है और ज्यादातर जो समस्या आ रही है लोगों को मतदान करने की, वो मिल रही है। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा जो ईवीएम मशीन को लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन कई जगह लेट मतदान शुरू हुआ है और कई ऐसे बूथ भी हैं जहां अभी मतदान शुरू नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल सचिन, मतदान शुरू हो चुका है। जैसे एटा जहां पर भी मशीन खराब बताई जा रही थी, वहां पे फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है या अभी भी मशीन खराब ही है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं फिर वही आपसे बात कह रहा हूं कि कुछ बूथ ऐसे हैं जहां अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। हाँ। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां ईवीएम बदलने की बात कही जा रही है। सेक्टर तो मतलब अभी एटा पर अभी मतदान शुरू नहीं हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं? अलीगंज विधानसभा जो लगती है उसका एक बूथ ऐसा है जहां अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वहां ईवीएम मशीन खराब है। ऐसे में जो मतदाता है उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस ने उनको खदेड़ा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सचिन यादव इन तमाम जानकारियों के लिए। यूपी और पंजाब में मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने के लिए अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चुनाव और यूपी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान करने वाले सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं, और इसके अलावा विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से यह अपील है। वहीं पर सीएम योगी ने भी आपको बता दें कि यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद के विजय के लिए, जन जन के उत्थान के लिए सभी मतदान अवश्य करें, और पहले मतदान करें फिर जलपान। वहीं आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो देखिए, आप सबसे भी अपील करेंगे और यही कहेंगे कि आज 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपका ये संवैधानिक अधिकार भी है और आपका मौलिक अधिकार भी है। देखिए, आपको वोट करना है, वोट से ही आप नेता को चोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया गया है, तो आपके पास मौका है, बदल डालिए उस विधायक को, और आपके पास विकल्प हैं दूसरे नेताओं को लेकर के, पर वोट जरूर कीजिए आप। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मातृशक्ति से उम्मीद करते हुए कहा कि योगी सरकार में कानून का राज कायम हुआ है, लिहाजा राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस करने वाली महिलाएं इस चुनाव में बम्पर वोटिंग कर रही हैं और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। आज राज्य के अंदर कानून का राज है, इसी कारण माताएं बहनें बम्पर वोटिंग करने वाली हैं और बम्पर वोटिंग कर रही हैं। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में भी वो बम्पर वोट देंगे और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस दौरान उन्होंने सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा पेश किया। पत्रकारों के पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने साफ किया कि मुलायम सिंह यादव अपनी खुद की इच्छा से चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, उन पर किसी का दबाव नहीं था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, अब तीसरे चक्र का चुनाव है। अब तीसरे चक्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और लगभग 300 सीटें पार करेंगे। करहल का कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, करहल में और जसवंत नगर में दोनों जगह से कम 1 लाख हम लोग पार करेंगे। अब कंपटीशन है जसवंत नगर में और
कराने में कौन ज्यादा जीता है। एसपीएस बघेल बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह जी को जबरन कैंपेनिंग कराई गई है क्योंकि वो अखिलेश जी सीट हार रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? अच्छा, नेताजी वहाँ से सांसद हैं। नेताजी हमेशा जब भी आते हैं तब खुद ही निकल पड़ते हैं, उस दिन भी निकल पड़े हैं। और जब नेताजी और हम सब लोग तीनों लोग रथ में चढ़ गए तो यही भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो गई कि अब तो एक हो गई, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं।